हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। जंप फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों, हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जेट पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड के दूसरे क्लासेस में प्रवेश करते हैं और आज हमारा टॉपिक रहेगा रिसर्च प्रोसेस, है ना। शोध की क्या क्या स्टेप्स होते हैं, रिसर्च का क्या स्टेप्स होता है, उसको आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। बिल्कुल यूजीसी नेट लेवल का आपका तैयारी होगा, जेट आसानी से निकलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास में बने रहिए। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं ना, अगर आप भी चाहते हैं आपका भी तैयारी शानदार हो, पेपर 1 में 40 प्लस प्रश्नों को सही करें, 40 प्लस प्रश्नों को सही करें और इसके माध्यम से हम 80 प्लस स्कोर पेपर 1 में ही ले आए, तो आपके लिए शानदार अवसर है। आप अभी के अभी एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जहां पर शानदार क्लासेस चल रही है जेट की, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर के अलावा आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। ठीक है, तो कैसे जाएं, एग्जाम फाइटर नंबर 1 क्लास कैसे करें, तो साथियों आपको इसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। या गूगल प्ले स्टोर में जाके लिखिएगा एग्जाम फाइटर नंबर 1, एग्जाम फाइटर नंबर 1 लिखिएगा गूगल प्ले स्टोर में जाके, वहां भी मिल जाएगा। आप वहां से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जब ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद आपको कहां जाना है, स्टोर सेक्शन पे। इसके बाद चले जाना है आपको स्टोर, STORE, स्टोर सेक्शन पे। तो सारे कोर्सेज दिखने लगेंगे, ऐप पर जितनी भी कोर्सेज चल रही है सारे कोर्सेज आपके लिए विजिबल हो जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। हमें जेट पेपर 1 की क्लास और उसको क्लिक करना है, क्लासेस में एंट्री लेना है और आसानी से आप क्लासेस कर पाएंगे साथियों। तो जेट पेपर 1 के लिए एग्जाम फाइटर नंबर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड कीजिएगा आपको सारा कोर्सेस वहां पे शो होने लगा स्टोर सेक्शन पे। अगर आप भी चाहते हैं क्लासेस करें तो ये है हमारा ऐप, इसको मैं दिखा दूं आपको। ये है हमारा ऐप एग्जाम फाइटर नंबर 1। ये गूगल प्ले स्टोर में जब आप लिखेंगे ना तो आपको इस प्रकार लिखना होगा एग्जाम फाइटर नंबर 1, है ना, NUMBR नंबर 1 पूरा लिखना है। ठीक है, सिर्फ एक मत लिख दीजिएगा। चैनल का नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1, वहां आप डिजिटल रूप से, है ना, डिजिट के रूप में 1 का यूज करते हैं, डिजिट के रूप में, लेकिन यहाँ पर आपको ONE1 लिखना होगा, दोनों में अंतर यही है। तो इसी प्रकार अगर आपको कोर्सेस में जाना है तो यहां पर आपको देखिए स्टोर सेक्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे स्टोर है ना, ये स्टोर है, इसी को क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे सारे कोर्सेस आपको दिखने लगेंगे साथी, है ना। तो वहीं पर जाना है और आपको वहां जेट पेपर 1 के कोर्स पे जाना है और वहां कंप्लीट क्लासेस मिल जाएगा। अगर आप ऐप से क्लास से जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, सबसे पहले तो वीडियो मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, वीडियो के जस्ट नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ के बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, PYQ मिल जाएगा, है ना, ये 3 चीज मिल जाएगा। हालांकि YouTube पे भी आपको क्लासेस मिल रही है, तो YouTube पे सिर्फ क्या मिल रहा है, वीडियो मिल रहा है, सिर्फ वीडियो मिल रहा है YouTube पे। रिकॉर्डेड मिल रहा है, यहाँ पर लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलेगा। ठीक है, ऐप पे आइएगा तो लाइव भी मिलेगा और रिकॉर्डेड भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। जिनका क्लास छूट गया, कुछ लेक्चर्स, तो उसका क्या होगा, उसके लिए रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है ऐप पे, है ना, ये टिल एग्जाम तक रहेगा। आप वहां से आप हमारे साथ जुड़कर क्लासेस का लाभ ले सकते हैं और जो आपका टारगेट है ना 80 प्लस स्कोर, वो आप हासिल कर सकते हैं। चलिए ज्यादा इधर उधर ना करते, सीधे आप क्लासेस पे आते हैं ना, हम लोग क्लासेस पे आते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा, है ना, क्या टॉपिक, रिसर्च स्टेप, है ना, रिसर्च का जो प्रोसेस है उसमें एक एक स्टेप को देखेंगे, हमें किस किस स्टेप से गुजरना होता है रिसर्च में। तो रिसर्च प्रोसेस यानी शोध प्रक्रिया के चरण, जो स्टेप होते हैं शोध प्रक्रिया के, एक एक स्टेप को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर हमारा है, सबसे पहला आप रिसर्च कब करेंगे, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम रहेगा, प्रॉब्लम की पहचान। सबसे पहले करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। हमें जिस चीज पे रिसर्च करना है उस प्रॉब्लम को पहले समझना होगा। ठीक है, उस प्रॉब्लम की हमें पहचान करनी होगी। यानी शोध की शुरुआत जो होती है ना, किससे होती है, प्रॉब्लम से। सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम होना चाहिए, तभी आप शोध कर सकेंगे, वो भी क्या, स्पष्ट हो, व्यवहारिक हो और शोध योग्य हो।
है ना, वो स्पष्ट हो, व्यवहारिक हो और शोध के योग्य भी हो, यानी रिसर्च के लिए वो हो भी कि रिसर्च इसमें कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्या क्या विशेषता हो, किस टॉपिक पे आप रिसर्च करें, तो प्रॉब्लम में ये सारी चीजें होनी चाहिए। पहला, प्रॉब्लम जब हो तो बिल्कुल स्पष्ट हो, क्लियर हो, जो आपका टॉपिक हो ना बिल्कुल क्लियर हो, सीमित हो, स्पेसिफिक हो, बहुत ज्यादा उसको इनलार्ज नहीं, फिर इसको आप कंक्लूड नहीं कर पाइएगा, सीमित हो, शोध योग्य हो, रिसर्चेबल हो, ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक महत्व वाला हो, क्योंकि जब फाइंडिंग लिखिएगा, जब उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा हमारे सोसाइटी के लिए, उस रिसर्च का क्या मतलब, शैक्षणिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, वो उपयोगी हो, इंपॉर्टेंट हो, तभी आपका रिसर्च महत्वपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसको देखेंगे, मान लीजिए हमको रिसर्च करना है, अगर आप एक चीज पे रिसर्च कर रहे हैं कि, अगर इसको हम एग्जांपल के रूप में समझिए, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि आप अगर ये करें कि झारखंड के स्कूलों की समस्याएं, ठीक है, झारखंड की स्कूलों में शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, इस पर आप सोचेंगे, रिसर्च करेंगे, तो इस पर आपका एक स्पेसिफिक रिसर्च नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब प्राइवेट स्कूल में अलग समस्या है, आपका सरकारी स्कूल में अलग समस्या है। आप बोलेंगे झारखंड के स्कूलों में शैक्षणिक समस्या है, तो कौन से स्कूल में, तो वहां आपको कैटेगरी निकालना होगा, इस वर्ग की हमको सरकारी स्कूल का निकालना है, झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की समस्या, वो क्या हुआ, अस्पष्ट हुआ। अब आपका टॉपिक क्या है, अस्पष्ट हो गया, सीमित हो गया, प्राइवेट को आपने हटा दिया, सिर्फ किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ सरकारी गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब आपका ये रिसर्चेबल हो गया, शोध के योग्य हो गया, इसका निश्चित रूप से सामाजिक और शैक्षणिक महत्व है। इस टॉपिक को अगर आप समझ लेते हैं, इसका सामाजिक शैक्षणिक महत्व, सरकार के लिए भी महत्व है। आपका जो रिसर्च का फाइंडिंग निकलेगा वह सरकार को भी मदद करेगा कि इन समस्याओं को किस प्रकार हम सुधार कर सकते हैं। यानी आपका जो प्रॉब्लम हो वो स्पष्ट हो, क्लियर हो, सीमित हो और रिसर्चेबल हो, समाज को शैक्षणिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में वो महत्व प्रदान करे। ये हो गया। इसके बाद आपका दूसरा स्टेप, जब आप जान गए इन चीजों को कि हम समस्या क्लियर है, अब उस पर आप लिटरेचर रिव्यू कीजिएगा। इससे जुड़ा हुआ जितना भी आपका पुस्तक है उसको आप पढ़िएगा, है ना, साहित्य समीक्षा कीजिएगा, लिटरेचर रिव्यू कीजिएगा। यानी पहले से जिस टॉपिक को आपने चुना, मान लीजिए हम झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षक या शिक्षा की समस्या कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर अब तक इस पर जितने शोध हुए उसको आपको अध्ययन करना है, जितनी पुस्तकें लिखी गई है, जितने जर्नल्स है, जितने रिपोर्ट आए हैं गवर्नमेंट का हो या किसी संस्था का, उन सभी का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए, उसको फिर आपको पढ़ना होगा, देखना होगा अब यहाँ पे कहाँ गैप है, रिसर्च गैप, दिस इज कॉल्ड रिसर्च गैप। यानी अब कौन सा गैप यहाँ बचा है जिसको हम रिसर्च कर सकते हैं, वहीं से आपको नया रास्ता मिलेगा कि हमें क्या होगा, है ना। इसका उद्देश्य क्या है, लिटरेचर रिव्यू जब आप करते हैं ना, इसका उद्देश्य होता है ना रिसर्च गैप को ढूंढना। सबसे पहले आप रिसर्च गैप को पहचानिएगा, रिपीटेशन से बचना, अगर इस पर कोई थीसिस बना है या कोई रिसर्च हुआ है सेम चीज पे, तो आपको रिपीटेशन से बचना चाहिए, ठीक है, हाइपोथेसिस बनाने में मदद मिलेगा। अगर आप लिटरेचर रिव्यू कीजिएगा तो आपका जो हाइपोथेसिस है ना वो बनाने में मदद मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग पहले लिटरेचर रिव्यू करते हैं। तो हाइपोथेसिस एक नया चीज मिला ना, तो हाइपोथेसिस हम आगे समझेंगे। आप जब रिसर्च किसी चीज पे करते हैं, मान ले आप झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की समस्या, ये या तो पॉजिटिव जाएगा समस्या है या नहीं है, या नेगेटिव जाएगा, आप संभावना जताए कि नहीं समस्या है, तो वो ही जो संभावित कल्पना है ना, आपका संभावित फाइंडिंग है ना, उसी को हाइपोथेसिस कहते हैं। तो वही होगी हाइपोथेसिस। अभी हाइपोथेसिस बनाना है आपको, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम सोर्सेस में जाएंगे, सोर्सेस हमने बता दिया कि लिटरेचर रिव्यू में क्या क्या पढ़ना है, रिपोर्ट वगैरह सब पहले हम कर दिए। अब जैसे कि अब ऑब्जेक्टिव, जब ये हो गया, इसके बाद तीसरा नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, ऑब्जेक्टिव निर्धारण करना, उद्देश्य। ये रिसर्च का उद्देश्य क्या है, हर काम का आपका उद्देश्य होता है, ठीक है। आप पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ जुड़कर, आपका उद्देश्य क्या है, ऐसे बेवजह आप मोबाइल के सामने हमारे वीडियो को नहीं देखेंगे। आपका उद्देश्य हमें जेट पास करना है,
और पेपर 1 में 80 प्लस स्कोर हमें लाना है। आपका ये उद्देश्य है, तभी आप इतने सिंसियर तरीके से पढ़ रहे हैं। तो ये उद्देश्य अगर आपका है तो यही ऑब्जेक्टिव, तो आप जो शोध करेंगे है ना, 250-300 पेज का जो रिसर्च लिखेंगे, थीसिस लिखेंगे, इसका उद्देश्य होगा कुछ, जॉब है कि आपको फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव करना है, शोध से आखिर हासिल क्या करना है इसे स्पष्ट करना चाहिए। और ये आपका सिनॉप्सिस, जो आपका शोध का सारांश रहता है सिनॉप्सिस में, वहीं पे ये स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। और शोध का जो उद्देश्य है, अब ये भी जब आप लिखेंगे ना, ये भी क्या होना चाहिए, स्पष्ट हो, सीमित संख्या में हो, क्रियात्मक शब्दों से शुरू हो, ठीक है। टू स्टडी, टू एग्जामिन, टू एनालाइज, ठीक है। टू स्टडी, टू एग्जामिन, टू एनालिसिस, यानी इस तरह थिंकिंग के साथ आपका ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है। जब भी आप ऑब्जेक्टिव को लिखेंगे और टू से शुरू होगा, है ना, टू एग्जामिन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ झारखंड, इस प्रकार टू से शुरू होगा, है ना। जब भी आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे टू से शुरू होगा, ठीक है, टू से शुरू होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अगर हम इसको एग्जाम्पल के रूप में, ऑब्जेक्टिव को अगर लिखना है, ऑब्जेक्टिव को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जब भी लिखिएगा कुछ 4-5 पॉइंट बनेगा, उसमें मान लीजिए एक ऑब्जेक्टिव आप लिख रहे हैं, ऐसे लिखना है, टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन ऑन रूरल स्टूडेंट, ऑनलाइन एजुकेशन का रूरल स्टूडेंट पे, ग्रामीण जो छात्र है उस पर क्या प्रभाव हो रहा है उसके बारे में। दूसरा, टू कंपेयर एकेडमिक परफॉर्मेंस बिफोर एंड आफ्टर ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लास के पहले ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में हम बात करें, वहां पे एजुकेशन का क्या परफॉर्मेंस था और ऑनलाइन एजुकेशन के बाद क्या परफॉर्मेंस आया, हम कंपैरिजन अगर करना चाहते हैं, ये हमारा क्लियर होना चाहिए। देखिए सब में कैसे शुरू है, टू से शुरू है, ठीक है, क्रियात्मक वर्ड से ये शुरू होगा। नेक्स्ट जो स्टेप हमारा, हाइपोथेसिस का निर्माण करना। हाइपोथेसिस हमने पहले ही शॉर्ट में समझ लिया है, यानी संभावित आपका परिणाम है, ठीक है। हाइपोथेसिस का निर्माण करना है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस का अर्थ क्या होगा, शोध के लिए एक अनुमानित कथन जिसे टेस्ट किया जाता है, ठीक है। पूरा शोध इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि हमें अपने हाइपोथेसिस को देखना है, ठीक है, ये पॉजिटिव जाता है या नेगेटिव। तो हाइपोथेसिस को अगर देखें तो हम दो तरीके में इसको बांट सकते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस यानी जो आपने सोचा है फाइंडिंग वही है। दूसरा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी जो आपने सोचा है ना, जो आपका संभावित परिणाम तो आपने सोचा उसके अगेंस्ट में आया, इसको कहते हैं, जैसे नल हाइपोथेसिस को शॉर्ट में H0 लिखते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने क्या एक सेंटेंस यूज किया था, ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा। तो हमारा क्या आया, ग्रामीण क्षेत्रों के शैक्षिक प्रदर्शन पर ऑनलाइन शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं है। हम ये अपना बनाए हैं H0, है ना, ये मेरा हाइपोथेसिस हमने बनाया है, ठीक है। अब इसके अगर मेरा ये आ गया तो ठीक है, प्रभाव नहीं है, हम थीसिस जब लिखे तो कंक्लूजन यही आया कि कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है। अब अगर ये प्रभाव आ गया, ग्रामीण क्षेत्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर ऑनलाइन शिक्षा का महत्वपूर्ण प्रभाव है, अगर आपका फाइंडिंग ये आ गया, यानी आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है ना वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया और आपका जो नल हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट हो गया, है ना। ये दो प्रकार के हाइपोथेसिस होते हैं। तो हाइपोथेसिस के बाद हमें अब क्या करना है, हाइपोथेसिस आपका बन गया, संभावित आप परिणाम लिख लिए, इसके बाद आपको रिसर्च का डिजाइन बनाना है, ठीक है। रिसर्च का डिजाइन किस प्रकार हमको काम करना है, कौन सा पहले करने के प्रकार से कैसे ब्लूप्रिंट, है ना। आपका रिसर्च डिजाइन वह योजना है जो ब्लूप्रिंट या फ्रेमवर्क है जिसके माध्यम से शोध करता है, यह तय करता है कि उसका जो रिसर्च है ना वह कैसे करेगा, ठीक है। यानी क्या करेगा, शॉर्टकट में समझिए इसको कि हमको डाटा कैसे कलेक्ट करना है। यहाँ रिसर्च डिजाइन में वो क्या देखेगा, हमें डाटा कैसे कलेक्ट करना है, कौन सा मेथड का हमें प्रयोग करना है, हाइपोथेसिस कैसे टेस्ट होगी, ठीक है। या अगर इसको सरल शब्दों में कहें, एक लाइन में समझिए, रिसर्च डिजाइन क्या होता है। रिसर्च डिजाइन जैसे आप घर बनाने के लिए डिजाइन बनाते हैं पहले, इस तरह बनाएंगे, इससे क्या होता है आपका घर बनाना आसान हो जाता है। तो रिसर्च को सही दिशा में चलाने का नक्शा,
और रिसर्च डिजाइन कहलाता है। जैसे घर बनाने से पहले आप घर का नक्शा बनाते हैं ना, ताकि घर सही तरीके से बने, ठीक है, अच्छे से बने, सिस्टमैटिक ढंग से बने। एक प्रकार से रिसर्च को फुलफिल करने के लिए सही दिशा में चलाने का यह एक नक्शा है। अलग अलग विद्वानों ने आपका रिसर्च डिजाइन को परिभाषित किया है, उसमें आप एक याद रखिएगा। अगला है कैरलिंगर, इनका परिभाषा को पूछा जाता है कोट करके, यानी ये क्या कहते हैं, रिसर्च डिजाइन इज द प्लान, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन conceived so as to obtain answers to research questions। यानी रिसर्च के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए कौन कौन सा जो क्वेश्चंस आएगा, इसके लिए हमें पहले से प्लान करना है, स्ट्रक्चर करना है और स्ट्रेटजी बनाना है। ये किनका कथन है, कैरलिंगर का। याद रखिएगा इनके मुख्य मुख्य तथ्यों को जो हमने आपको अंडरलाइन कर दिया है। इसी प्रकार आर.एस. कोठारी का भी एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट पूछ देगा ये कथन किसका है, ठीक है, इंग्लिश में ही आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आपका हिंदी में इसका जो वर्ड आता है ना उसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है, इसलिए इंग्लिश का ही याद रखिएगा, आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। रिसर्च डिजाइन इज द अरेंजमेंट, इसने कौन सा वर्ड यूज किया, अरेंजमेंट, वहां था प्लान है ना, ये सब दोनों में डिफरेंस बहुत नहीं समझिएगा, इन सब तथ्यों को समझिए। इसने क्या कहा, रिसर्च डिजाइन इज द अरेंजमेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ कलेक्शन है ना एंड एनालिसिस ऑफ डाटा इन मैनर दैट एम्स टू कंबाइन रिलेवेंस विथ इकोनॉमी, ठीक है, दोनों का परिभाषा बिल्कुल डिफरेंस है ना, आप आराम से उनको जस्टिफाई करके डिफरेंस भी कर सकते हैं, और अगर आपका एग्जाम में आता है तो कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसने अरेंजमेंट का वर्ड यूज किया है ना, कलेक्शन एंड एनालाइज का यूज किया, इसके बाद आपका इसने जो तीसरा जो कहा कि इकोनॉमी है ना, रिलेवेंस विथ इकोनॉमी, ये कुछ मैन पॉइंट को याद करना, पूरा परिभाषा भी याद करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, आपको क्लू निकालना, क्लू के माध्यम से आप आंसर कर पाएंगे। ये आर.एस. जो आर.सी. कोठारी सर का कथन था उनका। अब ये रिसर्च डिजाइन क्यों बनाते हैं, आप ऐसे ही समझ चुके होंगे क्यों बनाते हैं, इससे काम आपका स्मूथ चलता है, ठीक है, रिसर्च आपका क्या होता है, स्मूथ तरीके से चलता है। रिसर्च डिजाइन का उद्देश्य क्या है, रिसर्च को सिस्टमैटिक बनाना, ब्याज को कम करना, यानी किसी तरफ हमें ज्यादा झुकाव ना हो, टाइम और कॉस्ट का बचत होता है, रिलायबल होता है और वैलिड रिजल्ट इससे प्राप्त होता है, ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इसके बाद होता है सैंपल सिलेक्शन। अब हमारा जो छठा स्टेप है, सातवां स्टेप है, वो क्या होता है, सैंपल कलेक्शन, नमूना चयन। सैंपल कलेक्शन में हम लोग अलग अलग टाइप्स का यूज करते हैं, ठीक है, सैंपल कलेक्शन में हम लोग अलग अलग टाइप्स का यूज करते हैं, उस टाइप्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। दो टाइप्स होता है, पहला आता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यानी यहां पर हम लोग दो तरीकों का यूज करते हैं, रैंडम या फिर स्ट्रैटिफाइड। रैंडम क्या हो गया, मान लीजिए हमें 1000 है ना, 1000 स्टूडेंट के बीच ऑनलाइन शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा है ना, सुधार हुआ, इस पे हमें काम करना है। हम क्या किए, 1000 लोगों का नाम लिखकर उसमें से हम 100 लोगों को उठा लिए लॉटरी के माध्यम से, या कोई एक प्रोसेस, मैंने कोई भेदभाव नहीं, लॉटरी बनाए, किसी भी 100 को उठा लिए, अब उसका उस पर ही हमने अपना काम कर दिया, ये हो गया रेंडमली, किसी भी 100 पे। यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड में हम क्या किए, अब यहाँ पे हम कर दिए कि नहीं, 1000 में से जितना मेल है ना, हम मेल पर करेंगे, पुरुष पर हम मेल पर कर दिए, या फीमेल का हम सर्वे ले लिए, यानी वहां भी हम स्ट्रेटिफाइड कर दिए, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है ये होता है रैंडम, ये सबसे ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। स्ट्रेटिफाइड में क्या किया, उसका हम फिर वर्गीकरण कर दिए, और यहाँ भी लॉटरी हम तरीका ही अपना रहे हैं, लेकिन संपूर्ण से हम कुछ को निकाल लिए, इसके बाद जब हम सैंपलिंग टाइप लेते हैं वो हमारा स्ट्रेटिफाइड कहलाता है। इसी प्रकार नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में यहां पर अब थोड़ा कर सकते, इसमें संकीर्ण सोच के साथ हम लोग काम करते हैं। क्या क्या करते हैं इसमें, नॉन प्रोबेबिलिटी जो आपका सैंपलिंग है, यहां पे हम लोग कॉन्वीनियंस का यूज करते हैं और पर्पोसिव का यूज करते हैं, ठीक है, कॉन्वीनियंस और पर्पोसिव, यानी इसमें क्या करते हैं ना कि हम, और इसमें क्या करते हैं, इसमें
हम अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, जिस प्रकार आपकी इच्छा होगी आप अपने इच्छानुसार, इच्छानुसार, इच्छानुसार आप किसी से भी अपना डाटा ले लीजिए, आपको जिससे सुविधा हुआ, इच्छानुसार या कह सकते दूसरा सुविधा के अनुसार, सुविधानुसार, सुविधानुसार आप किसी से भी अपना मन के अनुसार ले लीजिए। और अगला क्या है, परपोसिव, मतलब यहां पर जिससे आपको लाभ होगा, जिससे आपका जो हाइपोथेसिस है, ये ना, जिससे आपका हाइपोथेसिस है, जिससे आपका हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग आपको हाइपोथेसिस को जो सपोर्ट करता है, आपके हाइपोथेसिस को जो सपोर्ट करता है आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, आपके हाइपोथेसिस को जो सपोर्ट करता है उसके अकॉर्डिंग आप उससे ही डाटा लेते हैं। यहां पहले क्या हुआ, यहां पहले सुविधानुसार, आपको जिससे सुविधा हो रहा है ना, आपको ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है, आप सुविधानुसार काम कर लिए। यहां क्या कर लिए, लाभ के अनुसार, आपको जिससे लाभ है, जो आपको हाइपोथेसिस से मैच करता है ना, लाभ जिससे आपको मिल रहा है, तो दोनों में ये अंतर है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, झारखंड के सभी ग्रामीण छात्र, ठीक है, उसमें आप 300 छात्र को चुने, ये क्या होगा, रेंडम। अब 300 में से आप क्या कर दिए, हम गर्ल्स को अलग कर दिए, ठीक है, वहां स्ट्रेटिफाइड हो गया। अब इसमें से आप कुछ 50 लोगों को, ऐसे लोगों को चुने जो कि आपको इजी अवेलेबल, आपके आसपास है, जिसका मोबाइल नंबर आपके पास है, या कुछ भी जिस तक पहुंच आपके आसान है, आप उसको ले लिए। इसके बाद परपोसिव में क्या होगा ना, इसमें हमको जिससे लाभ होगा, जो आपके थीसिस को सूट करता है, जो आपके रिसर्च को सूट करता है, आप उसको ले लिए। ये हो गया आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में दो टाइप्स, ठीक है। अगला है डाटा कलेक्शन, अगला जो स्टेप हमारा डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन करेंगे, डाटा कलेक्शन दो टाइप से होता है ना, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा में क्या क्या आ जाएगा हमारा, प्राइमरी डाटा, ये हो गया प्राइमरी डाटा, दिख रहा होगा प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा पहले सिलेक्ट करेंगे, प्राइमरी डाटा में क्या क्या आता है, प्राथमिक आंकड़े जिसको बोलते हैं, या क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन करेंगे और जवाब लिखेंगे, और कुछ क्वेश्चन हमारा रहेगा प्रिंटेड मोड में, उसको लिखेंगे 100-200 जितने लोगों से लिखना है। पहले हम सैंपलिंग कर लिए, और सैंपलिंग में जिसके साथ हमें जिसका डाटा लेना है, सैंपलिंग कर लिए, उससे फिर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। किसी का हम इंटरव्यू लेंगे, और या तो फिर हम किसी ऐसी चीजों पर जा रहे हैं जो कि किसी संस्था पे कर रहे हैं या किसी मंदिर पे कर रहे हैं, तो हम वहां गए और हम ऑब्जर्वेशन की, खुद का ऑब्जर्वेशन जो है ना, वो फिर आपका आ जाएगा किसमें, ये तीनों आ जाएगा प्राइमरी डाटा में। इस प्रकार के डाटा को क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा के बाद फिर हमें सेकेंडरी डाटा यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी डाटा में क्या क्या यूज होता है, सेकेंडरी डाटा हम लोग किसको बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा में आ जाएगा आपका, मान लीजिए हमें सेंसस से जुड़ा हुआ कुछ तथ्य चाहिए, तो सेंसस का रिपोर्ट, जितना हम बुक्स का अध्ययन किए है ना, बुक्स से हमें जो चीजें मिली, नहीं बुक्स हो गया, रिसर्च पेपर जो जर्नल है वहां पे जो रिसर्च आर्टिकल है, ये सभी किसमें आएंगे, सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा आप समझ गए किसको कहते हैं, उदाहरण के साथ आप समझ गए। अब है कि यहां पर हम लोग इसके बाद का जो स्टेप है वो क्या होता है, डाटा एनालिसिस। जब आप डाटा कलेक्ट कर लिए, तो डाटा का फिर आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, उस डाटा का हमें एनालिसिस करना है। हमने डाटा कलेक्शन कर लिया है, प्राइमरी डाटा सेकेंडरी दोनों कलेक्शन कर लिया है, अब उसको डाटा को एनालिसिस करेंगे, फिर उसको इंटरप्रेजेंटेशन, यानी अब उसको प्रेजेंट कैसे प्रस्तुत करना है, कौन सा डाटा क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें चीजों को फिर लिखना है, ठीक है। कलेक्टेड डाटा को यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टूल्स के माध्यम से समझना, सांख्यिकी तरीके से उसको महत्व को समझना, और उसको फिर आपको लिखना। इसमें अलग अलग चीजों का हम लोग यूज करते हैं, है ना। स्टैटिस्टिकल अगर हम यूज करेंगे तो आपको इसमें मीन, मीडियन जैसे तथ्यों का यूज करते हैं। हम कंपैरिजन करना है तो वहां पर हम लोग टी टेस्ट करेंगे, ये आपका कंपैरिजन में काम आएगा। ये डाटा का एनालिसिस होता है, उसको फिर प्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं अपने शोध में। अगला करते हैं फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अच्छा, हमने जो हाइपोथेसिस बनाया था वो हाइपोथेसिस फिर आखिर किस प्रकार रहा,
या कौन सा हाइपोथेसिस जो हमने बनाया था क्या वैसा ही हमारा परिणाम आया, वैसा ही हमारा फाइंडिंग आया। तो अब हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे जाएंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या हो गया? हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब हो गया कि एक सांख्यिकी या स्टैटिस्टिकल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह तय किया जाता है कि नल हाइपोथेसिस को स्वीकार करना है या अस्वीकार। नल हाइपोथेसिस क्या हो गया? जो हमने बनाया था, जो मेरा संभावित था हाइपोथेसिस, उसको स्वीकार करना है या फिर उसको रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करना होगा तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वैलिड हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका डाटा है उसके आधार पर हम लोग इसका कर सकते हैं, टेस्टिंग करते हैं। हाइपोथेसिस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है या फिर रिजेक्ट भी हो सकता है। ये आपके परिणाम पर निर्भर करता है। यानी सरल शब्दों में कह सकते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या करते हैं हम लोग? हाइपोथेसिस टेस्टिंग में लगाए गए अनुमान, जो हम लोग अनुमान पहले लगा लिए थे प्रॉब्लम के बाद ही, है ना, हाइपोथेसिस बनाए थे, कि वैज्ञानिक जांच करते हैं और इससे हाइपोथेसिस हमारा टेस्ट हो जाता है कि हमें ये एक्सेप्ट होगा कि हमें ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है। और सबसे हमारा जो लास्ट होता है वो होता है कंक्लूजन, फाइंडिंग। अब आपने हाइपोथेसिस को भी कर दिया है, अब आपका कंक्लूजन, निष्कर्ष आएगा, यानी क्या आपका परिणाम आया। उस परिणाम को स्पष्ट शब्दों में आपको चिन्हित करना है कि ये मेरा परिणाम रहा, ये मेरा रिजल्ट रहा, ठीक है। मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, मान लीजिए हमने ये ऑनलाइन एजुकेशन का जो प्रभाव है इस पर हमने रिसर्च का काम करना शुरू किया था, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन का ग्रामीण क्षेत्रों में क्या प्रभाव है, तो इसका फाइंडिंग क्या निकला आपका? एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा से ग्रामीण छात्रों का अंक औसत 12% बढ़े, यानी बढ़िया हुआ, है ना, बढ़िया हुआ, पॉजिटिव हुआ, एक्सेप्ट हो गया। आपका हाइपोथेसिस क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया, सुधार हुआ है। तो सुधार हुआ, 12% बढ़ा है सबके अंक। लेकिन यह समस्या भी थी कि इंटरनेट की समस्या मुख्य बाधा रही। अगला ये क्या? ये रिसर्च गैप का काम करेगा। ये जो आप अगला कंक्लूजन है ये आपका रिसर्च गैप का काम करेगा। रिसर्च गैप का ये काम करेगा। क्यों? क्यों आगे जो रिसर्च करेगा ना उसको इससे फायदा हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे इंटरनेट की समस्या, यानी समस्या है तो समस्या आपको मिल गया, अगला कोई अगर रिसर्च करेगा इसी समस्या से चला जाएगा, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा और इंटरनेट की समस्या का एक गहन अध्ययन, ये आपका टॉपिक बन जाएगा। यानी जो समस्या थी उस समस्या को आप लिख रहे हैं, फिर उसमें फिर आएगा किस टाइप का समस्या था, है ना, इंटरनेट का क्या समस्या था, उस इंटरनेट समस्या पे ज्यादा फोकस रहेगा, क्या चीज का कमी था, वो आपका अगला रिसर्च में चला। यानी ये आपका फाइंडिंग से ही अगला रिसर्च गैप आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद जो सबसे जरूरी है रिपोर्ट लेखन। रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट क्या है ना, रिसर्च रिपोर्ट आपसे पूछा जाता है, तो रिसर्च रिपोर्ट बाद में तैयार होता है। और रिसर्च रिपोर्ट आपके जो सुपरवाइजर हैं या जो रिसर्चर, रिसर्च का ही पार्ट होते हैं सुपरवाइजर, वो तैयार करते हैं, या फिर आपके थीसिस को जो जांच करते हैं वो रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो ये दो टाइप का होता है, ठीक है। इसको देखेंगे तो यह दो टाइप का होता है। रिसर्च जो रिपोर्ट होता है वो दो टाइप का होता है। रिसर्च रिपोर्ट लेखन अंतिम और औपचारिक चरण है, जिसमें शोधकर्ता पूरे शोध कार्य, इसका उद्देश्य क्या है, विधि क्या है, विश्लेषण किस प्रकार किया, निष्कर्ष और सुझाव को सुस्पष्ट, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करता है। शोधकर्ता किया बिल्कुल सरल शब्दों में करेगा ताकि हर किसी को अच्छे से ये समझ में आ जाए। पूरे शोध का लिखित और व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण ही रिसर्च रिपोर्ट है। पूरे शोध का लिखित और व्यवस्थित सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण ही आपका रिसर्च रिपोर्ट कहलाता है। इसको अगर दूसरे टाइप में हम देखें तो दो टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है ना, ये रिसर्च रिपोर्ट दो तरह का। पहला हो गया टेक्निकल रिपोर्ट। टेक्निकल रिपोर्ट कौन जारी करेगा? जो आपके रिसर्च को इवोल्यूएट करेगा, विशेषज्ञों के लिए, एक्सपर्ट के लिए होता है ना, तकनीकी भाषा में होता है, स्टैटिस्टिकल डिटेल अधिक होता है ना, यहाँ पे ज्यादा तकनीकी शब्दों का यूज किया जाता है, स्टैटिस्टिकल डाटा ज्यादा रहता है, और ये एक्सपर्ट के लिए जो आपके थीसिस को इवोल्यूएट करते हैं वो देते हैं ये रिपोर्ट। इसके बाद जो आपका रिसर्चर है वो कौन सा रिपोर्ट देगा? वो बिल्कुल इजी वे में समझाएगा सामान्य पाठकों के लिए, जिससे कि हर कोई समझ जाए, सरल भाषा रहेगा इसका। और यहाँ पे पूरा डिटेल्स में बता दें, ग्राफ चार्ट का अधिक प्रयोग करके पूरा सरल से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।
आज का टॉपिक क्या था हमारा? रिसर्च प्रोसेस, है ना, जहां पे हम लोग रिसर्च के स्टेप्स को देख रहे थे। और इसके साथ ही साथियों फिर से आप सभी को कहना चाहेंगे, अगर आपको जेट की तैयारी करने में थोड़ा सा भी दिक्कत है ना, थोड़ा सा भी आप कहीं फंस रहे हैं, तो ज्यादा विलंब नहीं केयर करना है, क्योंकि एग्जाम फाइटर नंबर पे क्लासेस चल रही है हमारे एप्लीकेशन पे, ऐप पर क्लासेस चल रही है। ऐप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस का लाभ लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है, STOR स्टोर सेक्शन पे जैसे ही जाएंगे ना, आपको सारे कोर्सेज वहां पे दिख जाएंगे और वहां से आप एंट्री ले सकते हैं। सभी कोर्स आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। वहां पर आपको जेट पेपर 1 पेपर 2 जिस कोर्स में जाना है उस कोर्स में आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, आपको लग रहा नहीं समस्या फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा, हम नहीं देख पा रहे हैं क्लासेस, हमारा एडमिशन नहीं हो पा रहा है, इस नंबर पे कॉल कीजिए 7541840154। यहाँ पर आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा, ताकि आपका जेट की जो तैयारी है ना वो रुके नहीं, जेट की तैयारी शानदार तरीके से चले। आप अगर मैं आपको दिखा दूं, अब मोबाइल पे अगर आप इस प्रकार स्क्रॉल करेंगे, स्टोर सेक्शन में जाने के बाद इस प्रकार सारे क्लास आपको दिख जाएंगे। इसी में आपको क्या जाना है, जेट पेपर 1। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जेटेट की क्लासेस है, फिर हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं और देखिए यूजीसी नेट की क्लासेस है, यहाँ पर देखिए जेट की क्लासेस है ना, थोड़ा आपको नीचे जाना होगा जेट की क्लासेस के लिए, थोड़ा डाउन में स्क्रॉल कीजिएगा और देख लीजिए यहाँ पे कहाँ पर कौन सी क्लासेस है, मैं दिखा दूं आपको। ये जेट पेपर 1 की क्लासेस है। ठीक है, प्राइस कुछ है नहीं, बस नॉमिनल सा है। जेट पेपर 2 हिस्ट्री की क्लासेस है, जेट पेपर 2 सोशियोलॉजी की क्लासेस है। आप जिसमें चाहे एडमिशन ले सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे हमने डाल दिया है, लिंक से जाइए, या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी जा सकते हैं। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से भी जा सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर में भी जाकर अगर एग्जाम फाइटर नंबर 1 टाइप करेंगे, इस प्रकार आपको टाइप करना है, देख लीजिए, ये आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है ना, तो आपको ये वाला दिखेगा। ठीक है, एग्जाम फाइटर नंबर 1, ये पूरा इसी नाम को टाइप कीजिएगा, ऐप आ जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना है। अब हम लोग कल मिलेंगे एक नए क्लास में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।